इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन जो है बेसिकली ये भी एक एडिशन ही है। जैसे अगर मेरे को a माइनस बी निकालना है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मेरे को ये करना है a में मैं ऐड कर रहा हूँ बेसिकली माइनस बी को। तो एक तरीके से ये भी एक एडिशन है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स a एंड माइनस बी। सो दिस इज एडिशन ऑफ a एंड माइनस बी। तो a और माइनस b को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो a माइनस बी हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया या एडिशन मान लो। तो जो रूल्स एडिशन के होते हैं वही रूल्स इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस मुझे a और माइनस बी हो जाने से b का मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं जाएगा, तो b और माइनस बी दोनों के मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे। बस b और माइनस बी में फ़र्क क्या होगा कि माइनस बी इज़ अपोजिट टू b। सपोज़ जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था, तो उसी तरीके का डायग्राम अगर मैं इसके लिए बनाऊँ, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। तो अगर मुझे a माइनस बी करना है, लेट्स से दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर, तो पहले तो आप माइनस बी बनाओ। तो माइनस बी के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जस्ट इसके अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ कर लूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट और उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ये हो गया माइनस बी। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से अब इसके लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कुछ इस तरीके से किया था और फिर ये जो वेक्टर आ गया था ये वेक्टर हो गया था a प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से a और माइनस बी से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उस पैरेललोग्राम को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो कंप्लीट कर लेने के बाद में, ठीक है, अगर इसको मैं कंप्लीट कर लूँ इस तरीके से, सपोज मैंने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो a और माइनस बी, अब यहाँ से ये जो डायगोनल बनेगा दिस डायगोनल इज रिजल्टेंट ऑफ a एंड माइनस बी, तो इस तरीके के डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज माई a माइनस बी एंड दिस इज माई a प्लस बी। अब अगर मान लीजिए ये एंगल अगर आपको पता है थीटा है तो वैसे कि ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा के बराबर। और अगर मैं इसका मॉड निकालना चाहता हूँ, एग्जैक्टली सब वही मेथड्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। 180 माइनस थीटा को सपोज मैं 5 लिख देता हूँ। तो जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मेरे को निकालना होता है तो उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो a और माइनस बी, तो वैसे कि मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो 2ab और a और b के बीच का एंगल, a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे, फाई, कॉस फाई। और फाई को आप लिख सकते हो दिस इज 180 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो थीटा a और b के बीच का एंगल है और 180 माइनस थीटा किया तो ये a और माइनस b के बीच का एंगल हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर a और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए। फाई इज एंगल बिटवीन जिन दो वेक्टर्स के का रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल। तो फाई इज एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडिशन के रूल्स हैं उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बस ध्यान इसी का रखना है कि जिन दो वेक्टर्स की बात हो रही है उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, वो एंगल हमें बस यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर लेना होगा। तो एज यूजुअल जिस तरीके से करते हैं रिजल्टेंट निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिजल्टेंट निकाला जा सकता है यहाँ पर इनके लिए भी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम ही है लेकिन जस्ट केवल ज्योमेट्रिकली दिखने में अलग हो सकता है। जैसे सपोज a और b, तो मैंने पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट r ये बना दिया मैंने यहाँ पर। अब आपको इसमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, जैसे एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक यहाँ पर ये ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप अलग अलग प्लॉट कर लो, सपोज़ मैं नीचे वाले ट्राइंगल को अगर यहाँ पर अलग से बना करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसे दिखाया जा सकता है नीचे वाले ट्राइंगल को कि ये a वेक्टर है, फिर उसके बाद इसमें क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर b को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये b वेक्टर हो गया और ये हो गया r वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये नीचे वाला ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर बना लिया इसमें। तो दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ r एंड दिस r इज़ a प्लस b। तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो समझने के हिसाब से कि एक वेक्टर लिया
फिर उसमें दूसरे वेक्टर को ऐड किया और ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज एक पार्टिकल है जो पहले इस डायरेक्शन मूव करता है, इधर ये डिस्प्लेस करता है, इस डायरेक्शन में गया, फिर ये इस डायरेक्शन में गया। अगर पूछूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दिया तो यही हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये हो गया ट्राइंगल लो, क्योंकि ज्योमेट्रिकली जो ये डायग्राम बन रहा है ये ट्राइंगल है, तो जस्ट इसको ट्राइंगल का नाम दे दिया गया। आप इसका आर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बस उसी तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये सब कुछ कंप्लीट करके जैसे हम पहले निकाल रहे थे बिल्कुल वैसी। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल लो से रिजल्टेंट कुछ और आएगा, पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट कुछ और आएगा, बस उसी को रिप्रेजेंट करने का ट्राइंगल का तरीका हो गया कि ट्राइंगल में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिजल्टेंट को। ट्राइंगल के दो साइड ए और बी और थर्ड साइड यहाँ पर ए प्लस बी। बस आपको एरोस का ध्यान रखना है कि ए का एरो इस तरीके से गया, बी का एरो इस तरीके से गया, क्योंकि इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, क्योंकि एरो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तब ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को ले लूँ तो अगेन यहाँ से भी वही चीज़ समझ में आएगी, वही चीज़ दिखेगी हमको यहाँ पर इसमें। तो ऊपर वाले ट्राइंगल को लेंगे तो दिस इज़ योर बी वेक्टर, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है ए वेक्टर और ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट किया है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पहले बी है, बाद में ए आ रहा है यहाँ पे, तो इधर गए फिर इधर गए एंड बी और ए का रिजल्टेंट ये हो जाएगा बी प्लस ए। और यहाँ से ये चीज़ भी सामने आ रही है कि ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले आप ए के अलॉन्ग चलो और बी के अलॉन्ग चलो, तो ये इनिशियल और ये फाइनल वही आएंगे। पहले आप बी के अलॉन्ग चलो फिर ए के अलॉन्ग चलो, तो उससे भी वही फाइनल पोजीशन पर हम पहुँचेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पहले ए हो रहा है बाद में बी हो रहा है, या पहले बी हो रहा है बाद में ए हो रहा है, इससे रिजल्टेंट उतना ही आता है। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों बात बराबर है यहाँ पे। तो दिस इज़ ट्राइंगल लो। अब जैसे कई बार हमें ऐसा ट्राइंगल बना करके दे दिया जा सकता है कि सपोज़ ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, कुछ समथिंग इस तरीके का ट्राइंगल, और इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब इसमें अगर आप देखो तो पहले इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, तो ऐसा दिख रहा है कि एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इनके अलॉन्ग अगर हम चलते जाएं, ए के अलॉन्ग चलें फिर इतना बी के अलॉन्ग चले फिर सी के अलॉन्ग चले, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो रिजल्टेंट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है एक तरीके से क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक तरीके से यहाँ पर इसमें रिलेशन आ जाएगा इन तीनों में। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दिस प्लस दिस ऐसे गए और ऐसे गए, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर विच इज़ माइनस सी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, तो उसे ए प्लस बी इज इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वापस से उस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। जैसे अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स के बीच में इन तीनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन लिखना चाहूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड आर वेक्टर, तो ए बी एंड आर वेक्टर, तो पहले मैं ए के अलॉन्ग चला फिर बी के अलॉन्ग चला, और अगर मैं ऐसे चल जाऊँ तो वापस से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ए के अलॉन्ग चलने को मैंने लिख दिया ए, फिर बी के अलॉन्ग चलने को मैंने लिख दिया बी, और जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो एक तरीके से हो जाएगा माइनस आर, दिस इज इक्वल टू जीरो, जहाँ चले वहीं पे पहुँच गए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर आर वेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनमें रिलेशंस और ये सब कुछ लिखा जा सकता है। तो ट्राइंगल, पैरेललोग्राम सब कुछ एक जैसे ही है, बस ज्योमेट्री, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो हमने पैरेललोग्राम बोल दिया, यहाँ पर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो हमने उसको नाम ट्राइंगल दे दिया। तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, और बस हम इस तरीके से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और अगर हमें ये सब चीज़ें समझ में आती है तो आसानी से हम रिजल्टेंट वगैरह बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब है कि r एक ऐसा वेक्टर है जो दो वेक्टर को जोड़ करके बनाया गया, दो वेक्टर को मिला करके बनाया गया, दो वेक्टर को ऐड करके बनाया गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a एंड b आर सेट टू बी कंपोनेंट्स ऑफ r।
आर जो है वो ए और बी से मिल करके बना हुआ है, तो इसका मतलब ए और बी आर के दो कंपोनेंट्स हुए। अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखते तो ए बी एंड सी आर के तीन कंपोनेंट्स हो गए। तो कोई भी चीज़ किससे मिल करके बनी है, तो जिससे मिल करके बनी है उसको हम बोल देते हैं कि वो उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे डायग्राम वाइज अगर हम दिखाना चाहें, सपोज़ कि ये कोई भी वेक्टर मान लीजिए आर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सपोज़ एक ऐसे हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और एक ऐसे हो गया, सपोज़ ये बी वेक्टर हो गया। तो अगर आप ए और बी को जोड़ दो तो आर के बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस बी विल गिव यू आर वेक्टर। तो आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, या ए और बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर, ऐसे बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स बहुत तरह तरह के हो सकते हैं। कोई आर का कंपोनेंट कोई ऐसे भी बना सकता है कि इस तरीके से ऐसे दिखा दिया, ठीक है, उसी आर के जैसे ये आर है सपोज वैसे ही आर ये है, लेकिन अब के बार दो कंपोनेंट अलग अलग तरीके से दिखाए गए, ए और बी कुछ अलग से दिखाए गए। सपोज़ उसी तरीके का आर है, कोई चाहे तो इसका ऐसे दिखा सकता है कि एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये हो गया बी, दिस ए प्लस बी विल गिव आर। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर जो है उसके हज़ार तरीके से, लाखों तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से कंपोनेंट्स करके दिखाए जा सकते हैं, और इन सभी में आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर है यहाँ पर। तो कंपोनेंट यूनिक नहीं होता। अगर मैं आर के टुकड़े करना चाहता हूँ, उसको कंपोनेंट्स में बांटना चाहता हूँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यूनिकनेस नहीं होती कंपोनेंट्स में, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना होता है कि कुछ यूनिकनेस आ जाए। जैसे हमें कंपोनेंट्स पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में, ए कुछ ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, ए ऐसे, बी ऐसे, ए ऐसे, बी ऐसे, तो कंपोनेंट कैसे भी हो सकता था। लेकिन हम लोग कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके के पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हम जो भी कंपोनेंट करेंगे एक वेक्टर के, वो एक्सिस के अलोंग करेंगे, हम डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सिस ये दे दिया गया है, और सपोज एक वेक्टर है आर और उसका थीटा एंगल बन रहा है। थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो थीटा इज़ द एंगल मेड बाय वेक्टर आर फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके साथ में इस आर का जो एंगल यहाँ बन रहा है, दिस एंगल इज़ थीटा। अब इसके कंपोनेंट्स करने हैं, तो कंपोनेंट तो जैसे हज़ारों तरीके से किए जा सकते हैं, इन्फाइनाइट तरीके से किए जा सकते हैं, तो हम कंपोनेंट्स यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो वी विल डू कंपोनेंट लाइक दिस, कि अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि थोड़ा इस डायरेक्शन में चले, एक्स के अलोंग चले, और उसके बाद फिर वाई के अलोंग चले। तो आप देख सकते हो कि एक ये कंपोनेंट हो गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ, सपोज ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, या फिर कुछ अलग तरीके से मैं नाम देता हूँ यहाँ पर, इसमें इसको मैं आर एक्स बोल देता हूँ, और सपोज ये आर वाई हो गया। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं बोलूँगा कि ये आर का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए इसको नाम दे दिया आर एक्स। ये जो वेक्टर है ये कंपोनेंट है आर का वाई के अलोंग, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आर वाई। सो दिस वेक्टर आर, इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, दिस प्लस दिस, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो इससे मेरे को आर मिल जाएगा। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो लिखने का तरीका यहाँ पर, तो लिखने का तरीका आर इज इक्वल टू, तो मेरे को दिस प्लस दिस करना है। सपोज इसको मैं ए वेक्टर का नाम देता हूँ, इसको बी वेक्टर का नाम देता हूँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड में आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज आर एक्स, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं आई कैप लगा दूंगा इसके लिए। फिर मेरे को चलना है वाई एक्सिस के अलोंग, कितना चलना है, आर वाई के बराबर, और किधर चलना है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया जे कैप। तो आर के दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स आर वाई। आर एक्स इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, आर का एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट। आर वाई को मैं यहाँ पर बोलूँगा वाई कंपोनेंट ऑफ दिस आर वेक्टर। और अगर मेरे को आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखना है, कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना है, तो सिंपली आप देखो पाइथागोरस लगा सकते हैं, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अगर मैं ऐसा कर लूँ तो इससे आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा जा सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो 2D एग्जाम्पल था, एक्स और वाई थे सिर्फ यहाँ पर।
इन जनरल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाएँ, 3 डायमेंशनल अगर कोई चीज़ हो जाए, तो इन जनरल वी कैन राइट दिस r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ये इन जनरल हो गया यहाँ पर। और इसका अगर मैं मॉड लिखूँगा तो मॉड इस तरीके से आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये इसका मॉड हो गया। ठीक है, तो ये आर आ गया यहाँ पर, आर का मैग्नीट्यूड आ गया, आर को हमने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब आर एक्स की जो वैल्यू है वो होगी कितनी, तो उसको अगर मैं इस डायग्राम से देखूँ तो इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख लो, इसमें कॉस थीटा को आप यहाँ पर लिख सकते हो, यू कैन राइट कॉस थीटा, यू कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एक्स, और सिंपली मैं आर लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको, या आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। इस तरीके से साइन थीटा अगर आप यहाँ पर लिखो तो साइन थीटा हो जाएगा आर वाई डिवाइड बाई आर, यानी जो आर वाई है वो यहाँ पर आर साइन थीटा हो गया। तो अगर मेरे को आर पता है, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा पता है, तो मैं आर एक्स और आर वाई निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो एक्स के लॉन्ग इतना चलना पड़ेगा, वाई के लॉन्ग इतना चलना पड़ेगा, और ये चलना पड़ेगा आर कॉस थीटा, ये चलना पड़ेगा आर साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ करके डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम बार बार इसको लिखेंगे तो हमें याद ही हो जाएगा कि थीटा यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, तो ये आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एक तरीके से फिर से अगर हम इसको लिखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। किसी वेक्टर आर को जब मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, क्योंकि इसको देख करके हमको पता चल जाता है कि एक्स में कितना कंपोनेंट है, वाई में कितना कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब एक वेक्टर का इफेक्ट कितना कितना है किस डायरेक्शन। जैसे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का कुछ इफेक्ट एक्स में भी है, इस वेक्टर का कुछ इफेक्ट यहाँ पर वाई में भी है। पहले हम जब एग्जांपल्स लेते थे कुछ, तो सिंपली एक वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में था या फिर कभी वेक्टर इस डायरेक्शन में रहता था। तो जब वेक्टर इस डायरेक्शन में था, सॉरी, या तो वेक्टर इस डायरेक्शन में रहता था, तो जब वेक्टर कंप्लीटली इस डायरेक्शन में था तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग था। जब कंप्लीटली वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग था तो उसमें सिर्फ वाई का इफेक्ट था। लेकिन ये वेक्टर कुछ बीच में है, आर वेक्टर कुछ बीचों बीच है, तो इसमें एक्स में भी कुछ इफेक्ट है और इसका इफेक्ट कुछ हद तक वाई में भी है। तो ये आर एक्स और आर वाई एक तरीके से क्या बताते हैं कि वेक्टर का एक्स में कितना इफेक्ट है और वेक्टर का वाई में कितना इफेक्ट हो रहा है। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इस तरीके का जो फॉर्मेट है दैट इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे इसमें मैंने 4 वेक्टर दिखाए हुए हैं और इन सभी को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि इसके 2 टुकड़े करने होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। जैसे फर्स्ट के लिए अगर देखें इसमें, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक्स के अलोंग इतना चलना होगा और वाई के अलोंग इतना चलना पड़ेगा। तो कितना कितना चलना पड़ेगा उसके लिए, दिस इज 5 cos 37, ये हो जाएगा 4, और ये 5 sin 37, ये हो जाएगा 3। हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो sin 37 इज इक्वल 3/5 cos 37, दिस इज इक्वल टू 4/5। ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो दिख रहा है साफ साफ कि x के अलोंग 4 और y के अलोंग 3। तो इसका कंपोनेंट फॉर्म जब लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस तरीके से अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो x के अलोंग ऐसे चलना पड़ेगा और y के अलोंग ऐसे चलना पड़ेगा। तो अब के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन का इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी हमें चलना पड़ रहा है। x में तो x में नेगेटिव चलना पड़ रहा है, y में पॉजिटिव चलना पड़ रहा है। अगेन उसी तरीके से ये 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब के बार -4 आई कैप लिखना पड़ेगा प्लस 3 जे कैप। मैग्नीट्यूड वाइज बात वही है, अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज 5 है, लेकिन अब के बार 4 नेगेटिव हो गया। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें x में ऐसे और y में ऐसे, तो x में भी नेगेटिव हो गया, y में भी नेगेटिव हो गया। तो इसमें हो जाएगा -4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। लास्ट वाले की अगर बात करें यहाँ पर इसमें, तो लास्ट वाले में x में ऐसे चलना पड़ेगा
और वाई में चलना पड़ेगा। तो एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव। तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इस तरीके से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए इनको हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी गिवन वेक्टर्स उनको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसमें कई स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको रट लेते हैं चीज़ों को कि एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा आता है, वाई कंपोनेंट में साइन थीटा आता है। तो उसको थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर इस तरीके से दिया जाए और सपोज इसमें हमें जो एंगल दिया जा रहा है वो एंगल लेट से ये दिया जा रहा है कि इसका एंगल ये बन रहा है। सपोज मैंने एंगल दे दिया वाई एक्सिस के साथ। अब जब मैं इसे कंपोनेंट्स करता हूँ तो एक्स कंपोनेंट तो ऐसे हो जाएगा और वाई कंपोनेंट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत हो जाती है कि जब बस केवल इसको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा, उसमें माइंड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अब इसको देखो, ये आर वाई और ये आर एक्स है सपोज। तो कॉस थीटा जो आप लिखोगे तो कॉस थीटा आपके बार यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, आर वाई डिवाइड बाई आर, यानी आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इस तरीके से जब आर एक्स निकालोगे आप तो ये आर साइन थीटा आ जाएगा। तो अब के बार एक्स कंपोनेंट में साइन थीटा आ गया, वाई कंपोनेंट में यहाँ पर ये कॉस थीटा आ गया। अगर ये फाई एंगल ले लिया जाए, फाई यहाँ पर 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, तो आप देखोगे कि आर एक्स जो है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आर कॉस फाई हो जाएगा और आर वाई जो है वो आर साइन फाई हो जाएगा। तो इससे हम अगर हम याद ही रखना चाहते हैं तो हम ये याद रख सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट आता है। अगर मैं फाई के टर्म्स में आंसर लिखना चाहता हूँ कंपोनेंट्स का, तो अगर मैं फाई के टर्म्स में आंसर लिखना चाहता हूँ तो फाई जो है वो एक्स के साथ बन रहा है, तो उसमें आर कॉस फाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब मैं आर एक्स निकालूंगा, थीटा के टर्म्स में आंसर करना चाहते हैं तो थीटा बन रहा है वाई एक्सिस के साथ में, तो वाई वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो उसमें आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो चाहे आप कैसे भी लिखो, इस एंगल के टर्म्स में लिखो, इस एंगल के टर्म्स में लिखो, वैल्यू वही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पर एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 और वाई के साथ सपोज़ ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मैं इसके कंपोनेंट्स अगर करूँगा तो ऐसे और ऐसे ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये एंगल फिर 60 हो जाएगा। तो अगर मैं 60 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो ये 4 cos 60 होगा, फिर ये 4 sin 60 होगा, क्योंकि 60 डिग्री बन रहा है एंगल एक्स के साथ में, तो एक्स के साथ cos थीटा आ गया। अगर मैं 30 डिग्री के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो फिर 30 इसके साथ बन रहा है, तो यही चीज़ 4 cos 30, आप देख सकते हो cos 30 बोलो या sin 60 बोलो बात बराबर है। और यही चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है 4 sin 30। तो आप किसके टर्म्स में, किस एंगल के टर्म्स में लिखते हो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन अब कैसे भी लिखो वैल्यू वही रहेगी, 4 sin 60 वही आएगा जो 4 cos 30 आएगा, क्योंकि sin 60 भी √3/2 होगा और cos 30 भी √3/2 के बराबर होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज a इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 दिस इज √13। ए कैप का मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो उसके लिए हमें करना होता है ए डिवाइड बाय मॉड ए। तो ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, मॉड ए हमने अभी जस्ट निकाला है √13, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तीसरा है अ वेक्टर अलोंग ए के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए विद मैग्नीट्यूड 5, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो सपोज एक वेक्टर अगर बी ऐसा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और किस डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में, तो 5a कैप, 5 और a कैप, ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई √13। तो 5/√13 2i कैप प्लस 3j कैप। तो b एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 है और वो a के डायरेक्शन में एक वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप, बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, देन यू हैव टू फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बहुत आसानी से सीधे सीधे प्लस माइनस करना होगा। अगर a प्लस बी निकालना है तो i और i को आप जोड़ लो, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3i कैप, j और j को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4j कैप। a माइनस बी करना है मुझे इसमें, तो i और i को माइनस करो तो माइनस i कैप, j और 3j को माइनस करो तो माइनस 2j कैप। अगर मेरे को मॉड पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ
ए प्लस बी, तो 9 प्लस 16 25 का 5 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, अब ये -1 है, स्क्वायर करके 1 हो जाएगा, -2 स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, दिस इज़ √5। तो इस तरीके से इनके मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए गिवन है 0.6 आई कैप प्लस एम जे कैप, और ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है, इसमें हमको पता करना है एम, तो इसका मतलब ये वो यूनिट वेक्टर का कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, अगर इसका मॉड 1 है तो ठीक है। तो इसका मॉड ए का स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि रूट लिखना नहीं पड़ेगा। और 0.6 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.36, 0.64। इससे जो एम की वैल्यू आएगी, क्योंकि एम स्क्वायर जो है वो 0.64 है, तो एम दो वैल्यू ले सकते हैं, 0. प्लस माइनस 0.8। तो एक के हमारे पास में दो आंसर हो सकते हैं, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, या फिर 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप। वी कैन हैव 2 पॉसिबल आंसर फॉर ए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो जैसे नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि as the name suggests, this vector is used to represent position of a point with respect to some other point। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, उसी तरीके से वेक्टर में पोजीशन वेक्टर होते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। लेकिन किसी पॉइंट की पोजीशन को अगर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं बताना चाहता हूँ किसी चीज़ के लोकेशन को अगर मैं बताना चाहता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसके लोकेशन वहाँ से इतनी डिस्टेंस पर है और वहाँ से इतनी डायरेक्शन पर है। जैसे यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, बिना रेफरेंस पॉइंट लिए हम किसी पॉइंट की लोकेशन को नहीं बता सकते। जैसे मैं पी की लोकेशन को बताना चाहता हूँ, तो सपोज़ मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया ओ। जनरली रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है, और सपोज़ हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और वो यहाँ पर खड़ा होकर के पी को लोकेट करना चाहता है, पी के लोकेशन को बताना चाहता है, तो वो किस तरीके से बता पाएगा। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि पी पॉइंट यहाँ से कुछ उधर की तरफ है, कुछ इस तरीके से वो इंडिकेट करेगा, यहाँ से कुछ उधर की तरफ है। तो अब वेक्टर में इसको कैसे हम बताएंगे, तो वेक्टर में बताने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। तो इस पॉइंट ओ से एक वेक्टर स्टार्ट होगा जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, और वो पी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेगा, और ये जो ओ पी वेक्टर बनेगा इसी को जनरली हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर, इन शॉर्ट पी वी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू। या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमें पी के लोकेशन के बारे में बता देगा। अब मैं इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको दिख जाएगा इसमें कि ये एक्स के बराबर है और ये वाई। तो एक्स आई कैप में है और वाई जे कैप में है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स एंड वाई सिंपली यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2 हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,1 है तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप। तो सिंपली आप ये समझ लो कि बस जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। मॉड आर अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड आर बेसिकली मॉड ओ पी है, और ये डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी है। ओ एंड पी कौन से दो पॉइंट्स हैं, तो ओ और पी वो दो पॉइंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पूरे डिस्कशन में। एक वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, और पी वो है जिसको देखा जा रहा है, जिसके लोकेशन को बताया जा रहा है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर का मॉड लेकर के यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में पोजीशन को हमें डिफरेंट लोकेशन से बताना पड़ता है, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। अब सभी ऑब्जर्वर को तो हम नहीं बोल सकते कि वो हमारे लिए ओरिजिन होंगे। सपोज़ मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर है और ये बताना चाहता है पी के लोकेशन को, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट करेगा जो कि पी तक जाए। सपोज़ इसको मैं नाम देता हूँ ए। तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ कर रखा है ये है ए पी वेक्टर, ए से पी तक जा रहा है। ये ओ पी का मतलब ओ से पी तक जा रहा है, ए पी का मतलब ए से पी तक जा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका है, पी का, विद रिस्पेक्ट टू
ए। तो अगर हम ये वेक्टर निकाल लें तो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसमें किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो जैसे जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज़ आर ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज़ आर बी, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन वेक्टर में जैसे ऊपर ये बताया नहीं गया है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है। बी के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया नहीं गया है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम याद भी रखेंगे कि किस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है। तो सपोज़ मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और सपोज़ मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट है और आपको ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं। इसका मतलब आपको ये वेक्टर्स दे दिए गए हैं, इस वेक्टर को आप इससे ज्वाइन कर लो और इस वेक्टर को आप इससे ज्वाइन कर लो, तो ये दो वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं। तो ये वेक्टर है आर ए वेक्टर और ये वेक्टर है आर बी वेक्टर। क्या पता करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए ऑब्जर्वर है और ए जो है वो बी को देख रहा है, तो ए बोलेगा कि बी कुछ उधर की तरफ है, तो ए के हिसाब से बी कुछ इधर की तरफ है, तो ए से वेक्टर स्टार्ट होगा और बी की तरफ जाएगा। तो ए से वेक्टर स्टार्ट हुआ और ये वेक्टर जो है वो बी की तरफ गया। तो हमें ये रेड वाला वेक्टर यहाँ पे पता करना है। इस रेड वाले वेक्टर को नोटेशन वाइज ऐसे लिखा जाता है, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आर बी ए ऐसा लिखने का मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले क्या आ रहा है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन जब वेक्टर आप ऐसे लिखोगे ए और बी के टर्म्स में तब कुछ ऐसे होगा, वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, तो ए बी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कई लोग इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बी ए यहाँ पर ए बी, तो आप नोटेशंस का मतलब समझ लो, आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए बी लिखने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए से बी तक जाने वाला वेक्टर। तो मैं ट्राइंगल लो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, सिंपली ये लिख लेते हैं। तो आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ए। तो आर बी ए दिस इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अब अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर बी का निकालना था विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आर बी माइनस आर ए आ गया। इसको आप ऐसे समझो कि वेक्टर जो है ए से बी तक जा रहा है, तो ए एक तरीके से ए को आप बोलो कि दिस इज़ माय इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक जा रहा है उसको आप बोल दो दिस इज़ फाइनल पॉइंट। तो इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट तक गया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसकी मदद से हम फटाफट यहाँ पर ये इस तरीके का वेक्टर जब भी लिखना हो, जिनके पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, उनके टर्म्स में अगर मेरे को यहाँ पर ये वेक्टर लिखना है तो सिंपली बस ये देखेंगे कि एरो किधर जा रहा है। जहाँ पर एरो चला गया ये हेड हो गया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ वो टेल हो गया, वो हमारा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड है बेसिकली ये, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पर टेल है। ठीक है, तो इन तरीक़ों से हम यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं अगर हम याद रखना चाहें।